अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान चट्ठा एंड आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन। प्रैक्टिस करने के अलावा इन माय फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 साल तकरीबन हो गए, 6-7 साल इसी फील्ड में अवेयरनेस देते हुए। इन सारे सेशंस का मकसद ही बेसिकली ये है कि बीमारी आती ही तब है जब हमें चीज़ों की ना अवेयरनेस नहीं होती। हमें छोटी छोटी बातों का बहुत पता है। आप में से कौन है जो कभी बीमार हो सबसे पहले जाता है गूगल सर्च करता है? रेज योर हैंड्स। ऑलमोस्ट सभी करते हैं। वी ऑल आर गिल्टी ऑफ डूइंग दैट। हम सब करते हैं क्योंकि डॉक्टर के पास जाना एक ऐसा, मुझे कभी कभार लगता है बीइंग अ डाइटिशियन, मैं हॉस्पिटल में बैठती हूँ, उस कुर्सी पे बैठ के मैंने बड़ी कहानियाँ सुनी हैं, बड़ी चीज़ें सुनी हैं। मेल्स के लिए मेरा ख्याल है आप लोग प्रिविलेज्ड है, आप लोग बीमार होते हैं, आप लोग एकदम से फॉर उठ के चले जाते हो। मैं हर तबके को कवर कर रही हूँ इस वक्त। मैं सिर्फ सिर्फ अपर क्लास को नहीं, हर क्लास में फीमेल्स के लिए जो ग्रुप है ना हमारा, इनके लिए जाना बहुत मुश्किल होता है हॉस्पिटल। भाई के तरले मिलते करने पड़ते हैं, भाई ले जाओ, फिर कोई रिश्वत भी लगानी पड़ती है। किस किस की बहनें हैं यहाँ पे? भाई रिश्वत कभी लगाई है बहन ने आपको ले जाने के लिए? तो काफ़ी मसला होता है कि बहनों को भाइयों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बीवियों को शौहर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और काफ़ी इस चीज़ से उनकी हेल्थ में मेरा ख्याल है इशू आ जाता है। ठीक है, फिर सोशो इकनॉमिक स्टेटस, बहुत सारे हमारे हर्डल्स हैं हमारे यानी इंसान और डॉक्टर के बीच जो एक पैसेज है ना वो काफ़ी मुश्किल है। अवेयरनेस देने का मकसद यही होता है इन टॉपिक्स पे कि वो जो ब्रिज है ना उसको आप थोड़ा सा खुद भी कवर कर लें, थोड़ा सा खुद ही पता हो कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंट आप बैठे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है बॉडी, मस्त सब कुछ सेट है, एवरीथिंग इज फाइन। एकदम आपको नोटिस करते हैं सिम्टम, यूरिनेशन बहुत हो रही है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आ रहा है, इतना शायद पानी भी नहीं पिया। किसको पता है किसका सिम्टम है? गुड, आई एम इम्प्रेस, अच्छी बात है। ये शुगर का, मैंने शुगर से क्यों स्टार्ट किया है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में है। हर घर में एक आध शुगर का मरीज लाजमी मौजूद है। शुगर के बाद हार्ट आ जाता है, और उससे भी टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है? सबसे ज़्यादा कॉमन इशू कौन से हमारी सोसाइटी में हेल्थ को लेके? मोटापा। मोटापे को हम बीमारी कभी कंसिडर करते नहीं हैं, हालांकि सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है। मोटापा ही शुगर तो भी आ जा, ब्लड प्रेशर हो रहा है, 4-5 मसले वो कर देता है। कुछ ना भी हो ना, आपको मोटापा को मसले कर देता है। ठीक है, डॉक्टर शहजाद बसरा ने ब्रेकफास्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्कस किया, बहुत अच्छी वो उनकी डिस्कशन थी, आप लोग काफ़ी समझ भी आ गई होगी। मैं इसलिए अपनी डिस्कशन से एक पॉइंट फिर ब्रेकफास्ट का स्किप कर दूँगी, आप लोगों को मेरा ख्याल है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बारे में। उसके बाद आती है बात, ये क्वेश्चन तो आप लोग के माइंड में आया होगा, ठीक है ब्रेकफास्ट हो गया, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द रूटीन, बाकी दिन क्या करें? ठीक है, तो मैं पहले डिस्कशन में जो पहला पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगी दैट इज़ कि फूड ग्रुप्स सारे बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी हेल्दी। बना कैसे रहे हैं, खा कब रहे हैं, पकता वो कैसे है, आप कब खाते हैं? और यहाँ किसी ने कोई क्वेश्चन रेज किया था कि मैं पता नहीं फिजिकल एक्टिविटी से कैसे बैलेंस करना है आप लोग की रूटीन को। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ जाना चाहती हूँ ताकि मैं उस हिसाब से डिस्कशन स्टार्ट करूँ। कितने लोग यहाँ पे वॉक शॉक जिम शिम कोई एक आध ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं? ये जिम जा रहे हैं आप लोग, वॉक कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। कितनी देर वॉक होती है? 1 घंटा। स्पीड क्या होती है अंदाजन? अच्छी स्पीड होती है, अच्छा पसीना आ रहा है, क्या चल रहा है, सब सेट है? ठीक है। 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं। हमारे यहाँ जो फूड प्रैक्टिसेस है ना वो इस तरह से बनी हुई है, जो हमारे आबा और अजदाद खाते पीते आते हैं वही कर रहे हैं ना। रोटी पे मक्खन लगाना, घी लगाना, ये कॉन्सेप्ट पीछे से चला आ रहा है। वो डॉक्टर शहजाद बसरा ने भी एक बड़ा पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर तुम मजदूर हो तो खाओ। उन्होंने काम बहुत किया अपने टाइम पे। हमने इनहेरिट तो कर ली विरासत में उनकी फूड प्रैक्टिसेस, खाने के तौर तरीके तो ले लिए, उनका लाइफस्टाइल नहीं हमने लिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जब डाइटिशियंस हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, साइंस और बड़ा कैलकुलेटेड गिनती वाली चीज़ें होती हैं हमारी, तो अगर आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ कि जिन साहब ने फिजिकल एक्टिविटी से कहा था कि कितनी लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, जो डेस्क जॉब होती है ना इसको हम कहते हैं सेडेंट्री या काउच पोटैटो कहते हैं। ये बंदा काउच पे बैठा रहता है, यहाँ से उठेंगे उस कुर्सी पे, उस कुर्सी से उठे उस कुर्सी पे, घर चले गए, गाड़ी में बैठ के ड्राइव की, आप बैठे हुए हो। ये तो बेसिक है, तो जीते जागते बंदे की निशानी कि वो चल रहा है, इतना तो चलना है, इसको किसी तरह के फिजिकल एक्टिविटी में काउंट ना करें। फीमेल्स अक्सर ये सवाल करती हैं, जब मैं कभी करूँ ना सवाल, मेरा पहला ये होता है फिजिकली कितना एक्टिव है आप, तो वो हमेशा सवाल ये आता है मुझे, मतलब कहना चाह रही होती है बेसिकली ये, मुझे मे बी वॉक की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम सारे घर के खुद करती हूँ। ये तो कर रहे हैं, ये तो बेसिक है ना लाइफ की, तो इसको कभी भी फिजिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं करना फीमेल्स ने। और मेल्स ने भी थोड़ा बहुत, अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहे हैं, और इसको फिजिकल एक्टिविटी में काउंट मत करें। उसके बाद 40 मिनट्स वॉक, इसको हम कहते हैं हाँ ये बंदा एक अच्छा फिजिकल एक्टिव है।
अब कैलोरीज पे बात करती हूँ, अब मैं यहाँ बोर्ड पे जाने लगी हूँ। दो चीज़ें, ये बात एक्सपीरियंस भी कह लें, किताबी बात भी कह लें, एशियन पॉपुलेशन की बात भी कह लें कि हमें कितनी कैलोरीज और कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं मेल्स पे और फिर ये है फीमेल्स, ठीक है। अच्छा, जितना मैंने बताया पहले, अगर आप एक नॉर्मल सा फिजिकल एक्टिव हैं कि घर के कामकाज कर रहे हैं, तो यकीन जानिए आपकी बाकी ये पेट की ही बात होती है कि मुझे भूख ज़्यादा लगती है, उसको भी कंट्रोल टाइम के साथ किया जा सकता है, ज़रा सा कट डाउन करके रूटीन पे। पर यू डू नॉट रिक्वायर, मेल्स का तकरीबन कोई, अगर आप सेडेंट्री हैं तो 1200 कैलोरी से करीब, ठीक है, और फीमेल्स को भी 100। ये बहुत बेसिक है, ये वो है जो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे यहाँ इतना वो कॉन्सेप्ट आ गया ज़रा कैलकुलेट करने का फूड, कि आप थोड़ा बहुत कैलोरीज इंटरनेट से निकाल सकते हैं, बहुत एक्यूरेट ना निकलेंगे पर कोई कच्ची पक्की निकल आती हैं, ठीक है। जो एक्टिव है वो क्या करे, जिम की भी एक रिकमेंडेशन है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं अगर जिम जा रहा हूँ ना तो मैं मतलब सब कुछ हलाल हो गया मेरे ऊपर। जिम कौन कौन जाता है? बहुत कम लोग हैं जिम, बाकी बहुत कम लोग जाते हैं। जिम वालों के लिए दो मैसेज है मेरे। एक तो ये, जिम पे जाके जज्बात में बहना नहीं है और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। वो हमेशा काम करें जो सस्टेनेबल है, जो आप करते रहेंगे। एक दफ़ा बॉडी को बहुत ही रिगरस, बड़ी ही कोई कठिन किस्म की एक्सरसाइज की आदत डाल दी तो ज़िंदगी में जब भी वजन ज़्यादा होने, बॉडी ने कहना वापस उतना करो। क्या पता आप तो 50 साल के हो तो आप कर ही ना सकते हो। तो बिल्कुल एक एतदाल में रह के काम करना होता है, इवन फिजिकल एक्टिविटी में भी। बहुत से लोग जब वेट लॉस के लिए मोटिवेट होते हैं ना कि मैंने वजन कम करना है, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो या वॉक बड़ी लंबी हो जाएगी, 2-2 घंटे जिम हो जाएंगे, 1.5 घंटा वॉक हो जाएगी। 40 मिनट आर एनफ, बहुत हैं। चलिए अगर आपने 50 करने हैं तो 10 मिनट वार्म अप को दे दें, 40 मिनट आर एनफ, इससे ऊपर मत जाया करें। बहुत से पेशेंट्स मैंने इसी मसले के साथ देखे हैं, किसी जवानी में उन्होंने बहुत ज़्यादा कर ली, अब बॉडी उतना वापस मांग के उतना अब कौन दे, अब 30 के भी होना है, 40 के भी होना है, 50 के भी होना है, ठीक है। और डाइट पे कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी आखिरी सांस तक होनी चाहिए, सबसे अच्छी आप। और कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि प्रेगनेंसी हो गई है या मेरे कोई एक्सवाइजी प्रॉब्लम हो गया है, ये मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। चाहे आप बीमार भी हैं, उनको मैं कहती हूँ भाई 1 मिनट कर लें, करें ज़रूर। उसके जो लंबे चौड़े फायदे हैं उन पर खैर बाद में डिस्कशन करेंगे, पर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली एक्टिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो फिजिकली एक्टिव है ना, मेल इसको 1400 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। फीमेल्स इसको 13 तक लेके जा सकते हैं। फीमेल्स का वैसे मैं 12 भी कहूँगी, क्योंकि हमें इतना नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हमें इतना फिजिकली एक्टिव हम मेल्स की तरह नहीं हो पाते, और हमारे मेटाबॉलिज्म जो है ना, जिस्म का जो अंदर का निज़ाम है, वो थोड़ा वैसे स्लो होता है मेल्स की निस्बत। तो मेल्स ज़रा लकी होते हैं वजन कम करने के मामले में, ठीक है। अच्छा जी, हमने पहले तो बात कर ली ब्रेकफास्ट की ना, डॉक्टर शहजाद हसन ने बड़ा अच्छा डिस्कस कर दिया। बट अबाउट रेस्ट ऑफ द रूटीन, आप लोगों में से कौन वो जॉब करता है? मेल फीमेल जॉब, सारी लड़के तो खैर सारी करते होंगे, फीमेल्स भी, ठीक है। हमारे एक आम रूटीन क्या है, कितने बजे उठते हैं कि एवरेज टाइम मुझे बता दें, मैं उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बताती हूँ। नमाज पढ़ ली, उसके बाद जागते रहना है, कंप्लीट जागते रहना है, ठीक है। 4 o'clock उठने वाले कितने लोग हैं? कम है, कम है। अच्छा जी, टाइम टेबल अब कैसे होता है जनाब? टाइम टेबल के बाद जो बेसिक मैंने डिस्कशन करनी है ना, वो करनी है फंक्शनल फूड्स पे। वो हमारी खुराक में चीज़ें जिनका मेडिसिनल इफेक्ट होता है, जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग डिलीशियस या जो भी हम जिस मकसद के लिए भी खाने में इस्तेमाल करते हैं, उनका एक मेडिसिनल इफेक्ट है। अगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। उस पर आने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि यूट्यूब पे वीडियो वगैरह, मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं जब भी कमेंट्स कभी देखती हूँ ना, कमेंट्स से मेंटालिटी का बड़ा अंदाज़ा होता है, लोग उस वीडियो से क्या परसीव कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। और उसमें अक्सर होता है कि अगर आपको टिप बताओ ना कि लेट से तुख मलंगा लें आप डाइट में और उससे वजन अच्छा होगा, तो हम क्या करते हैं, बाकी डाइट रिमेन्स द सेम, तुख मलंगा सुबह दोपहर शाम, हर खाने से पहले, खाने के बाद, हर जगह तुख मलंगा हुआ पड़ा है। सेम गोस फॉर मोरिंगा आजकल बड़ा फेमस है, उसमें मैं डिस्कशन करूँगी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पर पॉइंट ये है, पहले ये प्री रिक्विजिट है, ठीक है, ये तो करना ही करना है। उसके बाद आता है कि मैंने कौन सी चीज़ किस बीमारी में किसने क्या डालनी है, वो तो खैर हमारी डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। टाइम टेबल पे आते हैं। 4 बजे उठ रहे हैं, नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 बजे उठने वाले चूँकि लोग कम है, इसलिए मैं थोड़ा इन लोगों से शुरू करती हूँ, ठीक है। 4 बजे उठ रहे हैं, उठते सार पानी पीना है सबसे पहले आपने, जिसका निज़ाम थोड़ा चलना शुरू होता है, ठीक है। अब 4 बजे वालों को अब मैं अगर कहूँगी आप फ़ौरन इस वक्त नाश्ता कर लें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल है ना, मुश्किल है ना, ठीक है। इसीलिए अब आप इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप, मुझे इंजीर एक चीज़ अच्छी लगती है, बिकॉज इंजीर जो है ना, ये कॉन्स्टिपेशन या पेट के मसाइल जो होते हैं ना, उनसे बड़ा
आपको छुटकारा मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी दे देती है थोड़े से, कि इतने बहुत ज़्यादा भी नहीं देती, बहुत कम भी नहीं देती, इतने सफिशिएंट देती है कि आप चलने फिरने के काबिल रहते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ी, ये नमाज से पहले कर लें, बिकॉज नमाज कुरान 4 बजे उठे, डेफिनेटली नमाज कुरान की उनकी एक रूटीन होगी, उस वक्त एनर्जी थोड़ी सी चाहिए होती है। फिर आप वॉक पे जाते होंगे। अच्छा, अगर तो वज़न, मैं इसलिए वज़न कम करने को थोड़ा सा डिस्कशन का पार्ट बनाऊंगी, बिकॉज हमारे यहाँ हर तीसरा बंदा ओवरवेट है। हेल्दी वेट में बहुत कम है, ओवरवेट और ओबीस, दो पहले ओवरवेट आता है और उसके बाद ओबेसिटी आती है। ये 2 कैटेगरीज होती हैं। ओवरवेट भी बहुत सारे हैं, ओबेसिटी के मैं आप लोग करने बैठे मैं एक एक को देख लूँ तो मैं यहाँ पिन पॉइंट कर सकती हूँ किस किस को वेट का इशू है, और मोस्टली होता है, इसलिए मैं ये भी करूँगी डिस्कस। वॉक से पहले आप लोगों ने शायद गूगल पे कभी सर्च किया हो कि ब्लैक कॉफ़ी बड़ी अच्छी होती है, इस बड़ी बेनिफिट, किसने कभी पढ़ा है ब्लैक कॉफ़ी के बारे में वेट को लेके? पर ब्लैक कॉफ़ी को यूज़ करने का एक तरीका है, उसको बस कभी भी नहीं पी लेना होता, क्योंकि ये बात याद रखनी है कि हमारे यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, लाहौर में स्पेशली, इस खित्ते में गर्मी है। कॉफ़ी एक तो पसीना भी निकालती है, इसे मेडिकल टर्म में कहते हैं डायूरेटिक। ये बॉडी से आपका पानी निकालेगी, तो अगर आपने पानी पहले नहीं पिया होगा तो वो बिल्कुल निचट जाएंगे आप, वो डिहाइड्रेशन हो जाती है। और दैट्स द रीज़न कॉफ़ी पीते हुए आप पीने के बाद आपको चक्कर और डिजीनेस और अजीब सी फीलिंग, कैफियत आ रही होती है। अगर ऐसी आए, इसका मतलब पानी की कमी है। ठीक है, कॉफ़ी में अगर वेट लॉस के लिए चाहिए ना आपको, अच्छा जब वॉक करने जा रहे हैं ना, तो इससे पहले ब्लैक कॉफ़ी ले लें। ये होती है चीनी और दूध के बगैर, बिल्कुल दूध के बगैर नहीं पी जाए तो चले 1/4 कप दूध डाल लें, इतना डालें। ठीक है, मीठे की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब आपने वेट मेंटेनेंस भी करनी हो या वजन कम भी करना हो, मेंटेनेंस में चलो आपको थोड़ा सा लाव हो जाता है कि चले हफ्ते में 2-3 दफ़ा कभी ले लिया मीठा तो ले लिया, चीनी वाले मीठे की बात कर रही हूँ। अगर आपने लूज़ करना है ना, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है लूज़ के डाइट प्लान में या पैटर्न में मीठे की, चीनी इस्तेमाल करने की। तो इसको फीका लेने की कोशिश करें, आदत डालें, बन जाती है आदत। उसके बाद अब जाएँ, इसके बाद वॉक करने जाएंगे लेने के बाद। ठीक है, 40 मिनट्स वॉक की, आते साथ नाउ यू नीड फूड। अब आपको मेरा ख्याल है 6 बज जाएंगे अंदाजन। ठीक है, 6 साढ़े 6 यहाँ पे अब ये आपने करनी है, यहाँ पे आपने ब्रेकफास्ट लेना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सुबह उठने वालों को? ठीक है, जो अर्ली ज़्यादा उठ रहे हैं। मेजोरिटी कितने बजे उठ रहे हैं? 6 बजे या 7 बजे जॉब्स के लिए ना? क्या टाइम है? 7। ठीक है, अच्छा 7 बजे वाले ने रूटीन कैसे स्टार्ट करनी है? आप लोगों के पास चूंकि 7 बजे आप शुरू करें, वो आपके जो पूरे दिन की रूटीन है बनेगी सुबह 7 से रात मैक्सिमम बाय 9 आपका ख़त्म हो जाना चाहिए दिन इतने में। ठीक है, ये जो हमें होता है ना, हमें ज़्यादा भूख लग रही है, वी नीड मोर फूड, तो ये वाला जो आर्गूमेंट होता है ना, वी नीड मोर फूड, ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है एक डाइटिशियन से या डॉक्टर से जो फिजिकली एक्टिव बहुत ज़्यादा हो। अगर आपको अभी भी फीलिंग आ रही है ना, एक आप अच्छी रूटीन बनाते हैं और आपको फिर भी लगता है कि मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, तो मे बी ये आपकी पुरानी आदत है जो आपको आदतन लग रही है। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं कहती पेशेंट को कि आप एकदम से कंप्लीटली कट डाउन कर लें, ये भी छोड़ दें वो भी छोड़ दें। स्लोली, स्लो स्टेप्स लिए आर बेटर देन एब्रप्ट ड्रास्टिक चेंजेस, वो आप छोड़ दोगे। ठीक है, हमेशा वो चीज़ करो, स्लो करो, रिजल्ट। क्योंकि देखें, अगर आपकी उम्र फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर्स भी है, 30 साल लगा के आराम से वजन बढ़ाया है ना, 2 दिन तो दें उसको उतरने के लिए या मेंटेन करने के लिए भी इवन। ठीक है, अच्छा नॉर्मल रूटीन क्या होती है? 7 बजे। हम हमेशा छोटे बच्चों को कहते हैं, जो फादर्स हैं मदर्स हैं यहाँ पे, कि बेटा टाइम टेबल बनाओ। और टीन एज तक जब तक बच्चे हमारे थोड़े काबू में होते हैं, हमें परेशानी पड़ी होती है, टाइम टेबल बना ले बच्चा कभी किसी तरह। आपको बच्चों में शायद आपकी मदर्स ने कहा और टाइम टेबल बनाने का, पता नहीं कितने ने बना के लगाया भी, दीवार पर पर्चियाँ लगाई, पता नहीं फॉलो किसी ने किया कि नहीं किया। फूड जो है इसका भी टाइम टेबल होता है, ये भी ऐसे नहीं होता कि जब भूख लगी फ्री हुए खा लिया। ये रीज़न है कि हम बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, 7 o'clock से दिन स्टार्ट किया, अगला आपका टाइम आता है खाने का 11, फिर 1। इस तरह से लेंगे ना, ये बताने का टाइम टेबल मकसद ये है, इस तरह से लेंगे ना तो आपको वो जो क्रेविंग होना, भूख ज़्यादा लगना, पहला 1-1.5 हफ्ता मुश्किल होगा, पर ट्रस्ट में बाद में रूटीन बन जाती है, पता भी नहीं चलता। और आप खुद हैरान होगे कि क्योंकि टाइम के साथ स्टमक का साइज रिड्यूस करता है, टाइम के साथ आपकी अपनी आदतें भी बेहतर होती हैं। पर लंबा गैप कभी मील के बीच नहीं छोड़ते। लंबा गैप छोड़ने का मतलब है आपने मेटाबॉलिज्म भी स्लो कर लिया, उससे के बीच में बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत भी थी, आपने उसको परवाह नहीं की और आप काम करते रहे। ठीक है, अच्छा जी, 1 के बाद 4 और 5। ठीक है, अमूमन जो वर्किंग मैन वीमेन होते हैं, अगर आप सुबह नहीं उठ रहे, आपका जो टाइम आइडियल है ना वॉक का, वो है राइट बिफोर डिनर। ये आएगा आपका वॉक का या फिजिकल एक्टिविटी का टाइम। ठीक है, और बाय 9 और 8 आपका हो जाएगा डिनर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई। अब डॉक्टर शहजाद बसरा ने बड़ी अच्छी डिटेल में डिस्कशन की कि क्या अच्छा नाश्ता है, क्या बुरा नाश्ता है। एक छोटी सी मैं उसमें की एडिशन करना चाहूँगी, जब ये खाने की ट्रे बनाए ना, तो आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का तो पता ही है ना क्या होते हैं। ठीक है, जब वेट मेंटेन करना हो या लूज़ करना हो, तो एक बात पे हमेशा ध्यान रखें,
आपके ट्रे के पोर्शंस बनाएं, हमेशा देखें क्या क्या चीज़ आप डालें। उन्होंने फैट बड़ी अच्छी डिस्कशन कर ली कि ये चीज़ें डाल के आप उसको न्यूट्रिएंट डेंस या हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपने मेंटेन या लूज़ करना है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ है ना, कोशिश करें या 1 या 1.5 हो। 1.5 से मुराद है कि एक अच्छा बड़ा पोर्शन इसमें रोटी आ जाती है, और 0.5 में या चले 4-5 चम्मच दही आ जाएगा, हाफ बोल दही आ जाएगा। उसके बाद एक बड़ा पोर्शन ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये प्रोटीन है, ये लाजमी होनी चाहिए अच्छी अमाउंट में आपके उसमें खाने के अंदर। फिर एक पोर्शन आता है मल्टीविटामिन्स का। फैट हमारा किस तरह एडजस्ट करवाना डाइट में बताती हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ जो 3 टाइम खाने हम खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, उसमें ऐसे बैलेंस करना है। यहाँ पे मल्टीविटामिन्स किस चीज़ से आते हैं आपकी डाइट में, आपकी ट्रे में किस चीज़ से आ सकते हैं? और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं हम वेजिटेबल सैलेड मिस कर रहे हैं। सैलेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डाइट का पार्ट लाजमी बनाएं। और जितनी रंगीन सब्जियां होती हैं समझें उतना फ़ायदा दे रही हैं, ठीक है। तो ये आपके मल्टीविटामिन्स का बड़ा अच्छा पोर्शन एक बन जाता है, ठीक है। ये है ब्रेकफास्ट लंच डिनर की ट्रे आपकी, ठीक है। अब आता है ये सवाल कि भाई इस टाइम क्या करना है। ये टाइम है एक, और कौन सा, ये वॉक से थोड़ा पहले वाला टाइम, यहाँ क्या करना है। अमूमन ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हो सकता है आपके केस में चीज़ थोड़ी उलट हो जाएगी। अमूमन हमारे दिन के टाइम हमें इतनी भूख नहीं लगती, हमें इस टाइम लगती है। किन को दिन के टाइम ज़्यादा भूख लगती है, या किन को इस टाइम लगती है? 4 बजे किन को लगती है भूख ज़्यादा? अमूमन 4 बजे लगती है, क्योंकि आप लोग जॉब से फारिग होकर थोड़ा सा रिलैक्स होते हो, सुबह वर्कलोड ज़्यादा, यहाँ को भूख कम लगेगी। और यहाँ आप हमेशा वो चीज़ चाहोगे साइकोलॉजिकली जो बस खाली और गायब, और मतलब टेंशन हैसल ना हो कि जमा करनी पड़ी है, टिफ़िन में लेके जानी पड़ी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फ्रूट में हमेशा कहती हूँ कि इस टाइम लिया कर, ये बेहतर टाइम लगता है मुझे, ठीक है। यहाँ पे रोटी, दही, अंडा लाजमी नाश्ता हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप ले सकते हैं नट्स, ये नट्स का बहुत अच्छा टाइम है। नट्स आपको फैट वाली एनर्जी भी देते हैं। फैट हमेशा एनर्जी में थोड़ा डेंस भी होता है, आपको दोबारा से एनर्जेटिक फील होगा, हैवी भी नहीं होता स्टमक पे, वेट मेंटेनेंस या लूज के लिए बहुत ईजी है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपका फ्रूट आ जाएगा, ठीक है। रूटीन में कोई ऐसी चीज़ मैंने मिस कर दी जो आपको कोई एक जल्दी से, क्योंकि हमें नेक्स्ट पे स्विच करना है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो या कोई और एक्स्ट्रा सवाल हो, क्योंकि टाइम टेबल से अब हमने फूड्स पे आना है। समझ आ गई ये सारी चीज़, सब हो गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, चलिए इसको लगा रहने देते हैं। अब अगला जो सवाल है, जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है, ये समझाने का मकसद ये था कि अक्सर अब यूट्यूब पे ना मुझे तो बड़ा वो होता है इख्तलाफ उन कैप्शन से, जिस पे लिखा होता है फ़लानी चीज़ खाएं और वज़न कम। खुद बताएं, क्या कभी एक चीज़ खाने से वज़न कम, ज़्यादा या कोई बीमारी ख़त्म हो सकती है? बहुत गलत चीज़ होती है ये चीज़ क्लेम करना। कोई भी अगर करे कि फ़लानी एक चीज़ खा लो उससे वज़न कम हो जाएगा, फ़लानी चीज़ खा लो तो शुगर बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब बीमारी पे आने से पहले भी एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कि क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं, प्लीज़ अपने हैंड रेज करें ताकि मुझे आइडिया हो कि जिनको लगता है कि भाई सब कुछ खाते तो हैं पर एनर्जेटिक नहीं वैसा फील हो रहा। ऐसा है कोई जिसको ऐसे मसले हों, ठीक है। ये कोई इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले बच्चे हैं, उन लोगों को ज़्यादातर होता है ये मसला, क्योंकि उनकी डाइट इम्बैलेंस होती है ना। अच्छा, बीच में बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, प्लीज़ मील स्किप ना किया करें। जब आप मील स्किप करते हैं तो इसको वही चीज़ समझें, जब गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल डालना है, पेट्रोल के बगैर धक्का ही लगा रहा होगा पीछे से कोई, तो जिसम भी आपका ऐसे चलता है। जब आपने एक टाइम का खाना स्किप कर दिया, आप बेशक आपका डेस्क जॉब भी है, आप इफ़ यू आर यूजिंग योर ब्रेन यू नीड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये बेसिक है, ये तो लेना ही लेना है। उसके बाद वेट लॉस और बीमारियां और एक्सपायरी चीज़ों की वजह से कैटेगराइजेशन हो जाती होती है रूटीन की। अच्छा, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, चूँकि हम सेहत बात कर रहे हैं ना, एक चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी फैमिली हिस्ट्री एक दफ़ा सारे दिमाग में दोहराएं। आगे फैमिली में फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स को क्या क्या बीमारियाँ हैं, या दादा दादी नाना नानी को क्या बीमारियाँ हैं, सबको पता ही होंगी ना। जो उनको बीमारियाँ होती हैं 19-20 के फर्क से आप में वही आई हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग उनकी औलाद हैं, आप ऑफस्प्रिंग्स हैं, वहीं से सब कुछ आया है। आप टेस्ट बर्ड्स और आदतें हर चीज़ इनहेरिट करते हो ना, आती है ना उनसे, ठीक है, ये भी वहीं से आता है। तो जिसकी फैमिली में स्पेशली शुगर, मैं इसलिए डिस्कस करूँगी, शुगर इज़ वेरी कॉमन होती जा रही है। ये पहले इतनी नहीं थी, हमारे खित्ते में बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत रिसर्चेज होना शुरू हो गई हैं कि शुगर इतनी क्यों बढ़ रही है। लाइफस्टाइल चेंज करो, प्लीज़ किसी तरह लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करवाएं, क्योंकि हमारी आदतें पुरानी हैं खाने पीने की, रूटीन और लाइफस्टाइल मुख्तलिफ हो गया, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो जब आती है बात बॉडी की, तो उसमें चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर बात है, देखें आपको तो बैठे बैठे ना पता चल सकता मुझे क्या बीमारी है। तो व्हाट यू नीड टू लुक फॉर इज साइंस एंड सिम्टम्स। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो 3 बीमारियां, मैं नहीं कह रही जाके मेडिकल किताबें खोल के बैठ जाएं, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती, आपके पल्ले कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। इसीलिए आपने ये करना है, घर जाएं,
सिर्फ 3 बीमारियां, शुगर, दिल की बीमारी और मोटापा फॉर एग्जांपल। इनके या फीमेल्स मोस्ट प्रॉब्ली जो फीमेल्स को इशू होता है वो पीसीओज है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इनकी क्या सिम्टम्स होते हैं? जस्ट इन 3 बीमारियों के कुछ 4 सिम्टम याद कर लें। सिम्टम अलामत होती है, बीमारी फ़ौरन से नहीं बताएगी कि आपको कुछ हो, मतलब एकदम से कुछ नहीं होता। मेजर बीमारियों में एकदम से कुछ होता ही नहीं है। इवन शुगर भी नहीं पता चलती अनलेस टेस्ट कराएं। शुगर आपको पता नहीं चलेगी। पर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जनाब शुगर की और आपका है मोटापा, या आप खाते हैं बाहर से खाना, तो आपको 25 साल की उम्र में भी हो सकती है। ये दिमाग से कंप्लीटली, अगर किसी के दिमाग में है कि शुगर तो होती है 40 साल में, तो मैं हूँ कॉलेज में, तो ये है मेरी जवानी के दिन और मैं खाऊं बर्गर और मैं यहाँ वहाँ जाऊँ, ठीक है। अब तो यूनिवर्सिटी के करीब इतने वो जंक फूड के प्लेसेस बन गए कि जाना बहुत ईजी है वहाँ पे। और वो स्टाइल स्टेटमेंट भी तो है ना, स्टेटस और स्टोरी लगानी होती है, मैं आज यहाँ गया, मैं आज वहाँ गया। तो एक इस वजह से चीज़ें बड़ी कॉमन होती जा रही हैं, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री को देखें, अलामात याद कर लें और उसके बाद आपने इस हिसाब से अपनी बॉडी को लेके चलना है। अच्छा, फिर इसमें एक बहुत बड़ा किरदार आता है ब्लड टेस्ट का। आप लोगों में से कौन 2 साल में एक दफ़ा ब्लड टेस्ट करवाता है? 4 लोग। अच्छा, कौन 1 साल में करा ही लेता है? 6 लोग, ठीक है। कौन साल में 2 दफ़ा कराता है? गुड, इम्प्रेस, 2 लोग, ठीक है। मेरा ख्याल है 50 लोग मेरे ख्याल शायद बैठे होंगे, 40-50 से बैठे हुए हैं, काफ़ी कम रेशो है ये, ठीक है। जब आपकी फैमिली हिस्ट्री है शुगर की ना स्पेशली और हार्ट डिजीज़ की, प्लीज़ वो कराएं। स्पेशली मर्दों को मैं यहाँ ज़रूर मुखातिब करूँगी। फीमेल्स में शुगर तो हो ही जाती है, फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ये एक्सपीरियंस और डेटा से बात बता रही हूँ कि पाकिस्तान का डेटा बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है इन बीमारियों को लेके। पीसीओज और शुगर फीमेल्स में बहुत अच्छी हो रही है, बड़े आराम से हो जाती है। मेल में शुगर और हार्ट इशूज़, स्ट्रेस रिलेटेड। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप मोटिवेशनल टॉक सुन सकते हैं, आप या किसी के पास चले जाएं अपना स्ट्रेस को बेटर करने के लिए, साइकोलॉजिस्ट ये हेल्प्स मौजूद है ना। पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इनिशिएटिव आपको खुद ही लेना पड़ेगा। ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ इज़ एन एक्चुअल थिंग कि आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर है या आपकी नहीं भी है, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं ना, शुगर हो जाएगी आपको। और अगर आपको शुगर और स्ट्रेस लेते हैं तो तबाह कर देगी आपकी बॉडी को। तो स्ट्रेस का एलिमेंट थोड़ा सा कंट्रोल करें। और मेल्स में ये थोड़ा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस ज़रा ज़्यादा होता है और तरह का होता है। हार्ट इश्यूज़ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। 25-25 साल के बच्चे हार्ट इशू से मैंने देखे हैं, और बड़ी तकलीफ होती थी देखे क्या होता क्या जा रहा है हमें। और लिटरली जब मैं पढ़ रही थी, मेरे पढ़ने से लेके अब तक अगर मैं किताबों को के डेटा को कंपेयर करूँ ना, ड्रास्टिक चेंज आया है। और इट्स हॉरिफाइंग, खौफ आता है देखे कि हो क्या रहा है, कहाँ, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। हमारी रूटीन्स ज़्यादा चली गई टूवर्ड्स पैसे कमाना एंड लेस टूवर्ड्स हेल्थ। किसी हर एक ने अपनी ज़िंदगी में गोल्स बनाया है, मैंने ये करना है। कोई छोटा अगर तो कहेगा मैंने बड़े होकर ये बनना है, या मैंने साल बाद मैंने लेट से आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो साल बाद मेरा एक गोल है मैं इतने कमाऊँ। ऐसे गोल सबने बनाए हुए ना अपने, राइट। किसने गोल बनाया कि मुझे एट द सेम टाइम मुझे हेल्थ भी चाहिए, मुझे हेल्दी भी रहना है। कितने लोगों का ऐसा है? स्टिल वेरी लेस परसेंटेज। एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी थोड़े से रेज्ड हैंड्स। लास्ट वाले सेशन में तो उठे नहीं थे ये वाले हाथ ठीक है। तो इट्स आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस, ये वाले आपके रेज्ड हैंड्स। पर द पॉइंट इज हेल्थ को भी गोल बनाएं। अब आप देखें, आप जितने मर्जी अमीर हैं, जब अगर आप लेट से अगर खुदा ना खासा अभी यहाँ कोई बेहोश हो जाता है, बाहर आपकी ऑडी खड़ी है, आए तो आप ऑडी में हो, ठीक है। और यहाँ से हॉस्पिटल कैसे जाओगे? खुद ड्राइव करके ऑडी को? नहीं ना, आनी सबके लिए वही एक एम्बुलेंस है, इसी करीबी हॉस्पिटल से आनी है। तो चाहे मैं जहाँ मर्जी किसी पैलेस में रहती हूँ, अगर मैं यहाँ गिर जाती हूँ, मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर यहीं रह जाएगा, ड्राइवर के थोड़ा हाथ थोड़ी ना भेजेंगे एक बेहोश बंदे को। आनी करीबी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस ही है। जब आनी करीबी हॉस्पिटल से अमीर की भी एम्बुलेंस है, तो ये चीज़ सोचने वाली है कि हेल्थ का ख्याल रखें। जब बीमार होता है ना बंदा, तो सब एक बराबर, बस अमीर गरीब में सरकारी और वो प्राइवेट हॉस्पिटल का फ़र्क आ जाता है, दैट्स इट। डॉक्टर दोनों जगह सेम है, डॉक्टर सब एक ही तरह का पढ़े हैं, डॉक्टर्स हर जगह सेम है। तो इसीलिए हेल्थ को आज ख्याल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बजाय से कि आपको कि मैं जब 40 साल का हो जाऊंगा तो देखी जाएगी। अच्छा, अब आते हैं फूड्स पे। डायबिटीज से शुरू किया, डॉक्टर शहजाद बस्रा ने थोड़ा सा मोरिंगा का आपको एक थोड़ा सा दे भी दिया था। अच्छा, मैं अब मेरी बेसिकली आज की टॉक है अबाउट फंक्शनल फूड्स। फंक्शनल फूड्स उनको कहा जाता है, और एक चीज़ सारी नोट करने वाले अगर किसी की कॉपी पेंसिल अंदर छुपा लें तो बाहर निकाल लें। अच्छा, फंक्शनल फूड्स उनको कहा जाता है जो मेडिसिनल जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और यकीन करें, कभी आप पढ़ने बैठे हैं तो बंदा बस चैप्टर पेज पलटाई जाए और सुबहान अल्लाह कही जाए। इतनी ज़्यादा अफादियत है बहुत चीज़ों की जो आम किचन में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले मोरिंगा की बात करूँगी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, थोड़ा आपके नॉर्मल फूड से हट के है, आम किचन में अवेलेबल नहीं है। बाकी तो बहुत ही आम किचन की चीज़ें, आप सुन के हैरान हो जाएंगे।
अच्छा, मोरिंगा की किसी ने डोज पूछी थी, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में अभी तक जितना देखा है तो डॉक्टर शहजाद बशर की बात काफ़ी ठीक थी कि किसी की असल डोज ना अगर रिसर्चेस तक जाए ना तो बहुत ज़्यादा है। पर पाकिस्तानी बॉडी और हर जगह की ना खिते की एक अपनी भी कुछ लोगों की नेचर होती है, एक जिस्म और उनकी तासीरें कहना होती हैं उर्दू में आम अल्फाज में। तो हमें हर चीज़ वो रिसर्च वाली सूट नहीं कर रही होती। इसकी वाकई डोज 8 ग्राम है। 8 ग्राम बनता है कितने चम्मच बनते हैं? 2 टेबल स्पून एवरी मील एंड इट्स वेरी कड़वा। किसी ने खाया कभी? बहुत कड़वा है, मतलब दिमाग एक दफ़ा चुस्त हो जाता है आपका, खा के जब जाता है। फिर उसके आफ्टर जब आप खा लेते हो कुछ देर बाद जब बर्फ आता है तो उसका भी बर्फ का टेस्ट भी बड़ा मोरिंगिश होता है, काफ़ी अच्छा खासा कड़वा होता है। ठीक है, तो इसके 2 तरीके लेने के। एक तो पाउडर फॉर्म में, अगर कोई कहते हैं कि दवाई समझ के लोग खा भी तो लेते हैं ना चीज़ें, तो एक तो आप या पाउडर खा लो, ठीक है, या कैप्सूल्स मिल जाते हैं। पर जब जहाँ से भी कैप्सूल्स लेने हैं ना, कैप्सूल में सिर्फ कुछ भी नहीं होता, उन्होंने पाउडर कैप्सूल में भर दिया होता है कि आपको आसानी हो जाए खाने में, यहाँ से टेस्ट ज़रा कड़वा ना आ जाए मुँह से। तो अगर आपने इसी कैटेगराइजेशन करते हैं, एक है वो इंसान जिसको जस्ट नॉर्मल हल्की फुल्की मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज हैं, ठीक है, कुछ आपको हल्का फुल्का लगता है कि मेरी ना रूटीन थोड़ी रहती है ऐसी, मैं हफ्ते में, मैं सुन के आया था एक डिस्कशन में कि रोज़ाना ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए सुबह के टाइम, मैं हफ्ते में 2 दफ़ा ले लेती हूँ, तो आप थोड़े से इम्बेलेंस्ड रहेंगे न्यूट्रिएंट्स में ना, ठीक है। तो उन लोगों को अगर मोरिंगा इस्तेमाल करना है, 1 इन द मिडल ऑफ एवरी मील। अच्छा, ये मिडल में लेना है, इसको मैंने काफ़ी पढ़ा और फिर मैं इसका बेस्ट तरीका मैं पेशेंट्स को देती हूँ, मैं मिडल ऑफ मील देती हूँ ताकि बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ अच्छे से बाइंड करके जाए आपके मैदे के अंदर, ठीक है, ना पहले ना बाद किस तरह नहीं। तो अगर आपको मल्टीविटामिन के तौर पर लेना है तो 1 इन द मिडल ऑफ एवरी मील। दूसरा इशू, ये 2 इशू साथ में इसको अटैच कर दूंगी, डायबिटीज़, शुगर और PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मरीज भी एक सर्कल में ज़रूर होता है, आपकी फ्रेंड को होगा, बेटी बहू किसी ना किसी को हो जाता है, जो मोटापे से बड़ा लिंक्ड है ये। उन दोनों ने कैसे लेना है? आप लोगों ने लेना है 2 विद एवरी मील, ठीक है, 2 कैप्सूल्स विद एवरी मील या 1 टेबल स्पून विद एवरी मील, ठीक है। एक कैप्सूल तकरीबन 600 ग्राम का मिलीग्राम का होता है, तो 2 बन के 1 ग्राम बना दें, 1 ग्राम मोरिंगा का पाउडर बॉडी में जाना चाहिए, सिंपल, ठीक है। उसके बाद लेना किन्होंने नहीं है? प्रेगनेंसी में इसको मना है, ठीक है, इसके बारे में रिसर्च में प्रेगनेंसी में नहीं लेना, और थायराइड के जो इश्यूज हैं उनमें नहीं लेना। हर चीज़ के फ़ायदों के बाद प्लीज़ उसके अगर नुकसानात हैं तो वो भी सर्च कर लिया करें। बहुत सी चीज़ों के नुकसानात नहीं होते, कभी कभार क्वांटिटी ऊपर नीचे ज़रा इशू कर देती है, क्योंकि कभी कभार बीमारियों से दवाइयों से भी इंटरेक्शन आ जाता है, ठीक है। कोशिश करें विद एनी दवाई ना लें, जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे होते हैं कोशिश करें उनको दवाइयों के बिल्कुल साथ ना लिया करें। रिसर्च में कभी कभार डाटा नहीं भी मौजूद होता, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा रिसर्चों की बात करते हैं ना, रिसर्च में समटाइम्स डाटा नहीं भी मौजूद होता, पर कभी कभार दवाइयों के सॉल्ट्स के साथ इन चीज़ों का इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मोरिंगा इज़ वेरी गुड गुड एज अ मल्टीविटामिन, इट्स वेरी गुड फॉर डायबिटीज़ एंड PCOS। थायराइड में नहीं लेना, प्रेगनेंसी में नहीं लेना, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जब ख़वातीन बनाती हैं आप लोग खाना, तो उसमें एक मसाला बनाते हुए कोई एक आध क्या चीज़ एक कॉमन है हमारे यहाँ डलती है, और अरे ज़ीरा वाटर के बारे में किसने सुना? ये अल्लाह माफ़, मुझे इतने सवाल आते हैं ना, ज़ीरा वाटर विद वेट लॉस, किसने सुना हुआ ये ज़ीरे, मेरे ख्याल यहीं से बड़ी ऊंची आवाज़ थी ज़ीरे की। तो अब मुझे तो समझ नहीं आती, ये ज़ीरे ने जिसमें जाके क्या क्या खोदना शुरू कर देता है, फैट करता क्या है, कहाँ से हवा उड़ती है। मज़े की बात है, पाकिस्तान में हवाएं उड़ती हैं, कहीं से आती है, और जो होते जो डॉक्टर्स डाइटिशियंस वगैरह सबकी टाइप होते हैं, कुछ लोग उन्हीं हवाओं पे बिलीव करके बता देते हैं, आगे भी कुछ बैठ जाते हैं, मेरे जैसे बैठ जाते हैं सर्च करने, और गूगल स्कॉलर का और पबमेड का दिमाग खा जाता है, और वो भी आगे हाथ जोड़ता है, बीबी नहीं है कोई बेनिफिट, छोड़ दो उसको सर्च करना, ठीक है। हम यूज़ करते हैं, ज़ीरे पे भी आएंगे, हम यूज़ करते हैं लहसुन। लहसुन का लिंक है विद हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं अगर आपको, अच्छा जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको ब्लड प्रेशर का थोड़ा बहुत मसला शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर का मसला है किसी को, तो ये चीज़ें, अच्छा मैंने फैमिली हिस्ट्री वाली बात पता है क्यों की थी, कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ना, तो इनमें से कुछ चीज़ें पिक कर लें, नोट करते जाएं, इनमें से कुछ चीज़ें पिक करके लाइफस्टाइल का आज से पार्ट बना लें, क्योंकि होना तो है ही आपको, ये तो पक्की बात है, आज होना, देर होना, सवेर होना, ये एक अलग बात होती है, होना है आपको ये, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है, पर और हम अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं कि लहसुन तो हम तो बड़े लकी हैं, हमारे तो डाइट का एक नॉर्मल पार्ट है लहसुन। कौन इस चीज़ से एग्री करता है? डलता है ना लहसुन? यस डलता है। हम किस तरह डालते हैं लहसुन को? पीस पूस के। लहसुन अगर बोलता तो वो चीखे मार रहा होता आपकी हंडिया के नीचे से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतना ना वो उसके तड़के लगाओ तेल के अंदर, ठीक है। पहली बात, किसी भी तरह का, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे आता होता है कि तेल कौन सा इस्तेमाल करें, कौन सा हीट फ्रेंडली तेल है। कोई तेल भी हीट फ्रेंडली नहीं है,
सब ने एक डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट होना है। इसलिए मैं कहती हूँ लीस्ट पॉसिबल, मतलब इतना ही तेल डालें कि बस जिसके बगैर गुजारा ना हो हंडिया का, कम से कम। आदत बनाने की बात है ना, आदत नहीं है, बनाएंगे तो बन भी जाएगी। जिस तरह हमें तेल इतना ज़्यादा डालना नॉर्मल लग रहा है, तो कल को अगर आप चेंज करते हैं अपने घर की एक हैबिट, एक लाइफस्टाइल, तो फिर वो भी नॉर्मल लगेगा। ठीक है, दालों के ऊपर तड़के लगा रहे होते हैं, लहसन को रुला रुला के दाल के ऊपर तड़का लगता है ना, खवातीन लगाते हैं ना, बेचारे लहसन बेचारे की हालत हो जाती है। लहसन अब लेना कैसे है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अक्सर लोग होते हैं जो ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कच्चा लहसन ही ना, रोटी के नवाले के अंदर डाला और खा लिया। पर रिसेंटली मैंने एक चीज़ ट्राई की थी और बड़ी, बिल्कुल अभी की बात ही है, बड़ी अच्छी रही। खालिस सिरका लें, ठीक है, उसके अंदर लहसन का अचार लगा लें, अचार बना लें उसका, ठीक है, वो टेस्टी भी बहुत लगता है। और मैंने रिसेंटली उससे एक और चीज़ भी मैंने ऑब्जर्व की कि जिनको मैदे के मसले होते हैं ना, उन्होंने उसमें बड़ा रिलीफ बताया कि बदहज़मी का मसला जिन लोगों को रहता है ना, कि लहसन खाने से वो एकदम से वो चीज़ बेहतर हो गई। ये अचार, ये सिरके वाले लहसन की बात कर रही हूँ। मैदे के मसाले बड़े कॉमन है, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे या लड़के लड़कियां हॉस्टल रहते हैं, इनको विद टाइम मैदे का मसला लाजमी होता है और बड़े बड़े बुरे बुरे हो जाते हैं। और मैदे का मसला मेरी नज़र में ऐसा है कि भाई फिर बंदा कहीं किसी काबिल नहीं रहता। उबले हुए खाने ये खा रहे तंग हो रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे तंग हो रहे हैं, क्योंकि उससे बड़े मसले होते हैं। ठीक है, तो लहसन अगर आप लेना तो इस तरह से लेना है। अच्छा, उसके बाद आती है हल्दी की बारी। हल्दी भी डालते हैं, हल्दी भी ऐसे ही रोती है, सब कुछ हो रहा होता है। और हल्दी में मुझे एक और इख्तलाफ है कि हम डब्बों की लेके आते हैं। कभी भी कोई पंसार, हल्दी तो एक लकड़ी है, हल्दी तो आप पंसारी की दुकान से ला के खुद पिसवा सकते हैं। हम मसाले पिसवाने हमने बंद कर दिए कि हम ईजी हो जाएं। हमने पैसों के साथ अपने लाइफस्टाइल को ईजी से ईजी तर कर दिया और बीमारी से बीमारी तर बढ़ती गई। ठीक है, ये हल्दियाँ, ये मिर्चें मुर्चें, ये सब मिलती हैं साबुत फॉर्म में, इन सब के पाउडर बनते हैं। आप इसको खुद चक्की से पिसवाएं। ये सबसे अच्छा हेल्थ का अगर कोई सबसे अच्छा आज पॉइंट लेके जाना तो वो ये है, गंदुम है तो खुद पिसवाएं, जो भी अनाज है खुद पिसवाएं अपने सामने। बहुत सी मैंने मिर्चें ऐसी देखी कि उनमें उंगली डाल तो उंगली निकाल तो रेड होती है, वो तो कलर है। ठीक है, 3-3 चम्मच डाल रहे हैं, मिर्च का फ्लेवर नहीं आ रहा। असली मिर्च अच्छी खासी तीखी होती है, उसका आ जाता है फ्लेवर। ठीक है, तो हल्दी भी बहुत अच्छी है, स्पेशली वो लोग जिनको नींद का मसला है। ठीक है, वो लोग जिनको सोजिश रहती है जिस्म के अंदर, अगर आपका गला ख़राब हो ना, आप थोड़ी सी हल्दी नीम गर्म पानी में डाल के अगर पी लेना, वो आपके गले को जो सोजिश हुई होती है ना, जैसे फील हो रही होती है, वो बेहतर कर देती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं। ठीक है, सोजिश खत्म करती है जिस्म की। जिन लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं, आर्थराइटिस वगैरह, जिनमें बॉडी के अंदर ऑलरेडी सोजिश थोड़ी सी होती है, डॉक्टर आपने कभी सुना, बताया डॉक्टर ने कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ना सोजिश है। ठीक है, उन लोगों के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, रात को नींद अच्छी आती है इसको पी के। इसके बारे में बड़ी बड़ी गोल्डन मिल्क के नाम से वो इन्होंने जिस जहाँ चांदी चमके चमका देते हैं लोग, इस गोल्डन मिल्क की डिब्बियाँ वो मिलती हैं, बोतलें मिलना शुरू हो गई हैं अब। वो हल्दी दूध है भाई, कुछ भी नहीं है वो तो। और ठीक है, ये आप घर में बना सकते हैं आराम से। हल्दी के बाद ड्राई फ्रूट्स में अक्सर लोग, जब मैं कहती होती हूँ पेशेंट्स को कि भाई मिक्स ड्राई फ्रूट्स खाया करो, हर एक का न्यूट्रिएंट मुख्तलिफ है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड होते हैं। ये एक इनकम्प्लीट वो जो है स्टेटमेंट है। हम गूगल पे सर्च करते हैं और हमें मोटा मोटा ही मिलता है, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है इन ड्राई फ्रूट्स, ओमेगा 3, 6। हम कहते हैं ओके, इसका मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट खा लो। हर एक की इफादियत अपनी खुद अलहदा है। वॉलनट्स, आर्थराइटिस का जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोग वॉलनट्स लाजमी इस्तेमाल क्या करें। अब फिर इन चीज़ों में दोबारा वही बात, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। जब मैंने लहसन की बात की तो आपने एक लहसन खा लें विद एवरी मील। ठीक है, टर्मेरिक की बात की, इतना सा चाय का चम्मच भर भर के नहीं करनी कोई भी चीज़। उसके बाद मैं पॉइंट भूलना जाऊँ, इसलिए मैं बीच में बता रही हूँ। इनमें से जितनी भी रेमेडीज़ आप लेके जाएं, मोस्टली हो सकता है कि आपको 4 बीमारियाँ इकट्ठी आप सोच रहे हो कि मुझे तो चारों ही हैं, तो इसका मतलब मैं 4 चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर दूँ। 1 बाय 1 कीजिएगा। अब मोरिंगा के साथ हल्दी ना फ़ौरन स्टार्ट कर दीजिएगा, 1 बाय 1, क्योंकि हमारी बॉडी को इन चीज़ों की आदत नहीं है। हम ये कह देते हैं, हम फूड पे फ़ौरन से एक स्टैंप लगा देते हैं कि मैंने लिया, मुझे सूट नहीं किया। क्या पता आपने 3-4 चीज़ें और भी इस्तेमाल की हो साथ, क्योंकि जिन चीज़ों की बॉडी को आदत ही ना होती, बॉडी एक दफ़ा थोड़ी सी तंग होती है उसको डाइजेस्ट करने में। इवन मोरिंगा को भी डाइजेस्ट करने में कुछ लोगों को तंगी होती है। ठीक है, इससे 1 बाय 1 चीज़ें यूज़ करना शुरू करें। अच्छा जी, अखरोट वेरी गुड फॉर आर्थराइटिस, बहुत अच्छे हैं, इस्तेमाल किया करें 3 अखरोट। क्योंकि मैंने जो मैं सर्विंग साइज़ बता रही हूँ ना, मैं 2 लोगों को माइंड में रख के बता रही हूँ, मोटापे वाले अफराद और मेंटेनेंस वाले। मेरी नज़र से ना सब ओबीस ही हैं पाकिस्तान में, या ओबीस हो गए हैं, या आखिरी लाइन पे खड़े हुए हैं, या हम अंडरवेट हैं। वो बीची कैटेगरी नहीं है, बड़े को इक्का दुक्का नज़र आते हैं बीची कैटेगरी के। ठीक है, इवन अब ये दूसरा सेशन है जो हमने ये हेल्थ सीरीज स्टार्ट की है कासिम भाई ने और हमने इस तरह से मिलके, और दूसरा सेशन है और 50+ बंदा फॉर एग्जांपल एवरी वीक आया है, तो उनमें से हार्डली मैं कहूँगी कि 10 लोग के ओके अच्छी हेल्थ स्टेटस पे थे।
क्योंकि ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। आप भी घर जाएंगे, कोई एक चीज़ भी आप पिक करके घर जाते हैं, आपके घर में आपको, चलो आप बिल्कुल हेल्दी हैं, घर में तो कोई होगा ना, इसे चीज़ें नोट कर लें और सर्विंग साइज़ लाजमी नोट करें। अखरोट का मतलब ये नहीं कि रात के खबरनामे के बीच ट्रे पर सजा ले खाई गए पता चला आधा किलो अखरोट खा लिए, ये भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर शहजाद बसरा ने बड़ी अच्छी चीज़ पे आपको दी थी एक्सप्लेनेशन सारी, कि चीज़ें सारी अच्छी हैं, आपके इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। वो हल्दी अच्छी है, उसको मसला कोई नहीं है हल्दी को, आप डब्बे की ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम कर रही है आपको हल्दी, ठीक है। उसके बाद वॉलेट्स वाली बात क्लियर हो गई। एप्पल साइडर विनेगर इन वेट लॉस, ये बहुत एक फेमस टॉपिक है। कभी कोई वेट लॉस वाला किसी ने कभी सर्च किया, उसको लाजमी मिला होगा एप्पल साइडर विनेगर। ये ब्लैक कॉफ़ी भी दूसरी चीज़। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर आपने कैसे इस्तेमाल करना है? एक तो ये खालिस मिले तो लाजमी बोलें, डब्बों का ना लें, ठीक है। उसके बाद इसको लेने में गलती होती है बहुत ज़्यादा, वो ये कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में चम्मच पिया, लिया, मुँह में डाला, पी गए। ये आपके दांतों की लाइनिंग ख़राब कर देता है। फिर आप कहते हो मुझे दांत मेरे ख़राब होना शुरू हो गया, आप छोड़ देते हो। अब मसला एप्पल साइडर विनेगर में नहीं था, आपके इस्तेमाल करने के तरीके में था। आपने आधी सर्च तो कर ली कि बड़ा अच्छा है, करना किस तरह इस्तेमाल। इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं 1। इसके बारे में बड़ी अच्छी रिसर्च है कि खाने से जो 15-20 मिनट पहले पानी पीना होता है ना, उसमें 1 चाय का चम्मच डाल दिया करें, ठीक है। ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है, ये वेट लॉस के लिए अच्छा है। ये जो आपके मैदे में अगर मैदे का भी मसला हो ना किसी किस्म का, तब भी वेट प्रॉब्लम कर रहा होता है, खाना खा रहे हैं बॉडी को लग नहीं रहा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये उन लोगों को होता है जिनके मैदे के किसी ना किसी तरह के मसले होते हैं, तो खाना बॉडी को लगवाना भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये खाना बॉडी को लगवाती हैं। सो एप्पल साइडर विनेगर इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी है, ठीक है। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग वो डिटॉक्स वाटर टाइप चीज़ें बनाते हैं, उनमें डाल सकते हैं, पर डाइल्यूट करके लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये डाइल्यूट करके लेना है, और चाय का चम्मच लेना है। 3 चाय के चम्मच दिन में आप ले सकते हैं, इससे ऊपर ना कीजिएगा। और ऑर्गेनिक लें, कोशिश करें, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी डाइट में, जिसके बारे में मैं ना ऐसा जितने प्लेटफॉर्म्स मिले, मैं जहाँ भी कहीं जाऊँ अपने चैनल पे, कहीं ना कहीं मैं एक बात ज़रूर कर रही होती हूँ कि ना होल ग्रेन्स को ईजी मत लें। होल ग्रेन्स में क्या क्या आता है? अनाज की डॉक्टर शहजाद बसरा ने बड़ी आपको टाइप्स बताई थी। हमारे यहाँ इतने अनाज हैं, और पर हम रोटी सिर्फ गंदम की खाते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिस तरह हर फैटी एसिड, हर ड्राई फ्रूट एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इस तरह हर अनाज की चीज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आप मल्टीग्रेन रोटी अगर आप घर में शुरू करवा सकते हैं ना, तो लाजमी। मल्टीग्रेन का मतलब ये नहीं कि 50 डालें, 2 डालें, ओट्स और बीट मिक्स कर लें, ऐसे कर लें, आपको डबल ग्रेन मिलेगा। चलिए, आपका जायका नहीं बन रहा मल्टीग्रेन का, आप इस तरह कर लें, दिन में एक दफ़ा कहीं दलिया इस्तेमाल कर लिया करें, ठीक है। वीट का, ओट का, बार्ली, ये सब आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए जितना हो सके इनका इस्तेमाल किया करें। जो इंसान मल्टीग्रेन रोटी खाता है ना, और उसका फाइबर उसकी बॉडी में चला जाता है, उसे कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं हो सकता, क्योंकि हम दिन में 2 दफ़ा रोटी खा ही लेते हैं, तीसरी दफ़ा बगैर हम तो रोटियां बहुत ही खाते हैं। वेट मेंटेनेंस में ज़रा मना किया जाता है, छोटा साइज़ कर लें, रात में थोड़ी कम लें, आधी ले लें, वगैरह वगैरह। पर रोटी इज़ आ वेरी परमानेंट जुज ऑफ आर डाइट। वेट लूज़ करना, गेन करना, रोटी नहीं कभी निकली किसी डाइट प्लान से, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपका आटा कौन सा है। आधे मसले आपके आटों के होते हैं, आधे से ज़्यादा मसला। मेरा पहला सवाल पेशेंट को काउंसिल करने में ये होता है, आटा कौन सा है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता आटा कौन सा है, वो कहते हैं बोरियों का है। प्लीज़ आटे पे एक मेहनत कर लें आज अपनी लाइफ में। मुझे पता है कि चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, अब आपको ऑफिस से निकल के जाके चक्की जाना पड़ेगा, पिसवाना पड़ेगा, इट्स अ हैसल, आई एग्री विद इट। पर बीमार होना इज़ अ डबल हैसल। मैं हॉस्पिटल होती हूँ, मैंने मरीज़ बड़े बड़े देखे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आज स्ट्रोक हुआ, एनजी ट्यूब नाक में नाली डल गया, लेटे हुए हैं जब तक अल्लाह ना उठा दे बिस्तर से आपको। तो आज 10-15 मिनट लगाए, आधे घंटे की हैसल आपको उस मसले से बचा देगी। मुझे पता है हर एक ने बीमार होना इवेंचुअली, हर एक का एक लाइफ का एक स्पैन है, पर एक होता है कि अच्छे तरीके से गुजारने को होता है, धक्का स्टार्ट गाड़ी भी होती है और एक बड़ी सही गाड़ी भी होती है। जितनी गाड़ी, मर्दों को तो मैं ये कहूँगी, जितनी मेहनत अपनी गाड़ी के इंजन ऑयल की वो डेटें और वो कॉपियाँ पड़ी होती हैं, उससे ऊपर नीचे नहीं आप करते। ये ज़रा बॉडी को भी ऐसे ट्रीट किया करें, इसको भी ऐसे लेके चला करें, ठीक है। अच्छा, होल ग्रेन से बात कर रही थी। आप कोई बीमारी ले लें, मैं शुगर के मरीज को कहती हूँ होल ग्रेन लो, मैं ब्लड प्रेशर को कहती हूँ होल ग्रेन लो, दिल के अमराज मर्दों में ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं बार बार आप लोग कह रही हूँ होल ग्रेन्स लें। क्योंकि अक्सर खवातीन तो नॉर्मली घर ही होती है, लिस्ट बड़ी बड़ी पर्चियाँ तो आप लोग ला रहे होते हैं। आटा प्लीज़ अपना आज घर जाके सब बदलें और सारे अपने आटे को देखें। होल ग्रेन की सबसे बड़ी निशानी होती है, अगर उसकी रोटी बना के आप पंखे के नीचे रखो ना, तो अकड़ती नहीं है, दूसरे वाले आटे की पापड़ बन जाएगी, जब पिक करके आपके हाथ में आ जानी है वो, ठीक है। और वो रोटी, मज़े की बात ये, होल ग्रेन की रोटी जो ना हो वो खाई भी डबल जाती है, डबल का ट्रिपल खाई जाती है। उसमें फाइबर ही नहीं होता, ना फाइबर होगा ना पेट भरेगा, तो आप खाई जाएंगे। जितना फाइबर होगा अच्छा, उतना आपके लिए आसान है डाइटिंग करना भी, मेंटेन करना भी, कंट्रोल करना भी, जो भी इसको आप टर्म देना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं।
उसके बाद ऑयल्स की भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ऑयल कौन सा इस्तेमाल किया जाए जो हीट फ्रेंडली हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहरहाल एक प्रैक्टिस है कि हम तड़के तुड़के लगा रहे होते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, कम से कम तेल, प्लीज़ दालों के साथ ज़्यादा ना किया करें ऊपर तड़का लगा के उसको। मुझे पता है जायके का थोड़ा मुख्तलिफ है, पर तड़के वाला जायका भी तो आपने बनाया ना, तो दूसरा वाला बनाने की कोशिश करें। स्मॉल स्टेप्स ने किसी एक आध चीज़ से ज़रा फैट थोड़ा निकालना जो है ज़रा कोशिश करें। करेलों को फ्राई करके प्लीज़ बनाना बंद कर दें। करेले अब आ गए हैं, हर एक घर में फ्राई हो के बुरा हालत कर देते हैं करेले की। हालांकि करेले का जूस या करेले का करेला खुश्क करके उसका बनाया गया पाउडर शुगर के लिए बहुत अच्छा है। उनके पेशेंट्स को भी कहा जाता है कि अगर आप सुबह नहार खाने के साथ अगर आप करेले को लें, उसको खुश करें, सन ड्राइंग का जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसको खुश करें, उसका पाउडर बना लें, घर में सब कुछ घर में हो जाएगा बड़े आराम से। 1 चाय का चम्मच आप नाश्ते में लेना शुरू कर दें, शुगर का कंट्रोल बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, इसी तरह ऑयल की जब बात करते हैं तो ऑयल पे अक्सर लोग कहते हैं कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें। ट्रस्ट मी, जब ऑयल को लग गई हीट और उसने वो जो आप प्याज ज़्यादा पड़िक पड़िक करना शुरू कर देता है, वो जब इस फॉर्म में आता है ना, वो अपनी कह लें हेल्दी फॉर्म से वो हेल्दी फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, ऑयल सारे हेल्दी चीज़ों से निकले थे पर उनको इस्तेमाल करने का तरीका ख़राब हो गया। क्योंकि ऑयल्स कुछ अगर आप सर्च करें तो कुछ ऑयल्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्डियो प्रोटेक्टिव कहते हैं, हार्ट के इश्यूज से थोड़ा बचा लेते हैं। वो जो आपकी हेल्दी फैट की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा कर देते हैं और बैड की लो कर देते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तो काफ़ी लोगों को पता है ना कि हेल्दी ज़्यादा होना चाहिए और बैड कम होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जैतून के तेल को अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं डाइट में और उसे सालन बनाते हैं। बात आपने जैतून की वही कर दी है। ठीक है, या तो जैतून खा लें, साबुत अच्छे है खा लें, या जैतून का तेल 1 चाय का चम्मच आप पी लें। अरे फिर कुछ लोग एक और काम करते हैं, अगर आप गूगल सर्च करें तो गूगल कह रहा होता है कि जी सैलड के ऊपर ड्रेसिंग कर लें। ड्रेसिंग इज़ नीदर गुड नॉर बैड। मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ पर फेवर में भी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जब आपने ड्रेसिंग कर ली तो पहले बेचारा वो 1 चाय का चम्मच था, आधा तो वो लग जाना है आपकी प्लेट पे, अब प्लेट तो चाटने से रहे हम। ठीक है, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि चम्मच पी लिया करें, उसका कोई ऐसा बुरा फ्लेवर नहीं होता। दवाई समझ के पी लें, दवाइयाँ भी तो खानी है ना, एक दिन जाके जब बीमार होना है, इन बातों पे अमल ना करके जब बीमार होना है, कड़वी दवाइयाँ भी खानी है। दवाइयों के फिर अपने मसले होते हैं, दिमाग को चढ़ती हैं, बुरा हाल होता है इंसान का, स्पेशली शुगर वाली दवाइयाँ इतनी ख़राब होती हैं वो। ठीक है, अच्छा जी, ऑलिव ऑयल पे आगे आखिरी चीज़, ये फेवरेट मेरा नाश्ता है और बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से 2-3 मसले हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं। एक तो मैंने शुगर वाला आपको बताया ना, उसके अलावा हमारे यहाँ मैदे का मसला बहुत है। यकीन करें, मैं मैदे के मसले पे आके डाइटिशियन भी हेल्पलेस हो जाता है। वो भी कहते हैं क्या मतलब सोच सोच के बंदा परेशान होता है, करें क्या इस पेशेंट के साथ, क्योंकि आपको शुगर है, मैं चाह रही हूँ आप फलानी चीज़ खाओ, आपका मैदा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो बाउंड हो गई ना। तो मेरी तो सारी किताबें धरी की धरी रहेगी। तो मेरा पहला गोल होता है भी आपका मैदा ठीक कराओ किस तरह। अच्छा जी, अब मैदे कैसे ठीक होते हैं? मैदे के लिए तो 2-4 रिकमेंडेशन तो आपको भी पता होंगी कि मिर्चें ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, रात को 9 बजे के बाद खाना ना खाएं, जैसे द मैक्सिमम लिमिट। अगर आप 2 घंटे के बाद सोना होता है आपने, दोपहर खाना खा के फ़ौरन ना सोएं, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहें। ये तो प्री रिक्विजिट हैं, जो चीज़ें चाहिए ही चाहिए मैदा अच्छा रखने के लिए। बाहर की तली हुई चीज़ें ना खाएं। हॉस्टल वाले बच्चों के बहुत मैंने मैदे ख़राब देखें, क्योंकि गंदे गंदे तरीन तेलों में खाने बन रहे होते हैं और आप खा रहे होते हैं। फिर डॉक्टर शहजाद ने आपको प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स वाली थोड़ी सी बात बताई थी, मैं उसकी डिटेल में जाऊँगी। बड़ा प्रोसीजर है लंबा, क्यों चाहिए होते हैं बॉडी में। एक आम अल्फाज याद रख लें, जब कभी आप किसी को मैदे का मसला हुआ हो ना, या किसी फैमिली में आपको हुआ, किसी को हुआ हो, अगर आपने दवाइयाँ देखी हो तो उनमें कोई प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक या सिनबायोटिक एक होता है सप्लीमेंट या गोली कुछ ज़रूर दी जाती है ऐसी। वो क्या है? यकीन करें आपके किचन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, करना क्या है, आम अल्फाज में अगर मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूँ तो आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया डाले जाते हैं और फिर बैक्टीरिया को खुराक दी जाती है और इस तरह उनकी अफजाइश होती है। ये होता है सिनबायोटिक। ऐसा कम्बिनेशन गोली में या ऐसा कम्बिनेशन आपकी खुराक में लाजमी होना चाहिए, प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट में, जो आपकी बॉडी के अंदर ये बैलेंस ला सके। बैक्टीरिया भी आ जाए, बैक्टीरिया का खाना भी आ जाए, क्योंकि उसने हमारी बॉडी को नहीं खाना, उसको बाहर से खाना देना पड़ेगा आपको। सिनबायोटिक ऐसे कम्बिनेशन को कहते हैं। ये ब्रेकफास्ट इसलिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट बैलेंस भी है, प्रोटीन नहीं होती इसमें। ठीक है, आप इसके साथ एग ले सकते हैं, पोच्ड एग। आज घर जाके सर्च कीजिएगा पोच्ड एग कैसे बनता है। किस किस को पता है पोच्ड एग कैसे बनता है? POACHED। डॉक्टर शहजाद ने दिखाया था पर मुझे याद आ गया, मैंने कहा ये किसी को पता नहीं होना है बनता कैसे है। इसको सर्च कीजिएगा, बड़ी ही ईजी रेसिपी है। पानी होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको वीडियो अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको आसानी से सर्च हो जाए। 100 से पानी लेते हैं, पानी उबलता है, पानी जैसे ही गर्म होता है आप पानी में तेज़ी से चम्मच हिलाते हैं। ठीक है, साथ हमने अंडा निकाल के रखा होता है, तेज़ी से आप चम्मच हिलाते हैं और साथ ही अंडा फेंक देते हैं। पानी घूम रहा है, अंडा भी घूम के बीच में गोल हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है पोच्ड एग। या इस तरह बना लें, या जिस तरह उन्होंने बताया था प्लेट के अंदर अंडा रखें, पानी डालें, पैन को ढक दें, तो ऐसे बन जाता है। अंडे को तेल लगाने का कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से आया था।
अंडे के अंदर इतना अच्छा हेल्दी फैट होता है। अब अंडे का खवातीन को स्पेशली, वैसे अब तो मर्दों को भी बड़े हेयर कॉन्शियस होते हैं, बाल अच्छे हो जाएं। बालों के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट है, ये सबको ऑलमोस्ट पता होगा, बालों के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? बायोटिन। बायोटिन किसने बोला था अभी? कैराटिन नहीं, कैराटिन और चीज़ है। बायोटिन सप्लीमेंट हम सबसे पहले लेने के पीछे भागते हैं कि बाल खराब हो गए बायोटिन ले लो, क्योंकि ओवर द काउंटर भी मिलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, हम भागते हैं बायोटिन लेने के लिए। आपकी डाइट से बायोटिन आपको एग योक से मिलता है, ठीक है। अब एग योक का आपने क्या किया है, आपने उसको तेल तूल लगा के फ्राई करके उसका सत्यानाश कर दिया, बाल फिर वहीं के वहीं रह गए आपके। तो हमारी डाइट बैलेंस नहीं होती, या हम चीज़ें बनाने का तरीका ख़राब करके उनकी बेचारे का सत्यानाश कर देते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज़, एग को फ्राई नहीं करो प्लीज़, या उसको बॉयल कर लें या पोस्ट कर लें, मतलब तेल नहीं लगाएं उसको, हीट नहीं लगाएं उसको, उसकी प्रोटीन डी नेचर हो जाती है, उसके फैट्स ख़राब हो जाते हैं। तो एग आप पोस्ट की फॉर्म में ले सकते हैं। अच्छा, हम कह रहे थे बात योगर्ट की ना, तो अगर आप योगर्ट वाला ब्रेकफास्ट करें तो एग आपने लाजमी लेने, क्योंकि प्रोटीन नहीं होती। और ये वाली चीज़ कभी नहीं भूलनी कि प्रोटीन लाजमी पार्ट है आपकी डाइट का। आपकी बॉडी जो है, बेसिक फ्यूल जो है ना आपकी बॉडी का, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये बेसिक फ्यूल है, ये पेट्रोल है गाड़ी का, ये इंजन ऑयल है, ठीक है। ये भी नहीं होगा तो काम खराब है। इसने अंदर की मेंटेनेंस करनी है प्रोटीन आपकी बॉडी में, बिकॉज आपके बॉडी में जो खून है, फॉर एग्जांपल खून के खुलिए जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली बन रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, वो दोबारा न्यू बन रहे हैं। जितने भी बिल्डिंग के प्रोसीजर हैं बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के, हमारे कद नहीं बढ़े, हमें टेंशन होती हैं, ठीक है, और बेशबहा ऐसे इशूज़ हैं बच्चों को लेके, फॉर एग्जांपल बड़ों को लेके। ग्रोइंग एज आ रही है, ग्रोइंग एज वाले स्पेशली अगर वालिदैन है ना, तो अक्सर लोग प्रोटीन से बुजुर्ग डर जाते हैं, क्योंकि हजम का होने का थोड़ा मसला होता है। पर इसको लेने का खैर बड़ा अच्छा तरीके भी हैं, एक लंबी डिस्कशन है वलादा। प्रोटीन किसी एज में नहीं आपने निकालनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको भी जिस समय कमजोरी महसूस होती है, डेफिनेटली आपकी डाइट में प्रोटीन कम होगी। एक और काम करें घर जाके, अपना जो टाइम टेबल है, वीकली टाइम टेबल, ठीक है, वीकली आपका टाइम टेबल खाने का लाजमी होना चाहिए। घरों में ख़वातीन स्पेशली टाइम टेबल बनाएं, ऐसे नहीं कि जो सब्जी होगी वो पक जाएगी, जो दाल होगी वो पक जाएगी। बैलेंस होना चाहिए, आज दाल बनी है, आज सब्जी बनी है, 2 प्रोटीन के खानों के बीच में दाल होनी चाहिए, हमें सब्जी होनी चाहिए हमेशा। एक दिन चिकन बना लिया, एक दिन दाल बना ली, बीच में आपने सब्जी बना ली। सब्जी क्योंकि जिस तरह हमारे पकाने के तरीके हैं, सब्जी हमें उस तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं देती, ये बात याद रखें, ठीक है। क्योंकि फिर वही बात कि खाना आप खा रहे हो पर आपको लग नहीं रहा जिस्म को, ये मसले होते हैं, वो प्रोटीन इम्बैलेंस होती है अक्सर औकात। योगर्ट आपने अपना सिंबायोटिक में कैसे कन्वर्ट करना है, वो ऐसे होता है, दही लें, 1 बोल दही लिया, पर घर का, ठीक है, किसी कंपनी का नहीं, घर का वाला दही सबसे अच्छा होता है। घर वाला दही लिया, 1 चाय का चम्मच शहद डाला उसके अंदर, और उसके अंदर आपने अखरोट डाल दिए, और आपने डाल दिया एक छोटा केला काट के, दैट्स इट। ये फ्रूट योगर्ट है, और ये बेइंतहा अच्छा कम्बिनेशन है। ये वेट लॉस वाले भी इस्तेमाल करते हैं। वेट लॉस वाले बस मैं कहूँगी शायद निकाल दें, पर डिपेंड करता है अगेन आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे, क्या पता आप इतना अच्छा बर्न कर पा रहे हो। पर ये बहुत 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 अच्छा कम्बिनेशन है सिनबायोटिक का। ये आपका जिसका मैदा ठीक है ना, वो वैसे ही काफ़ी बीमारियों से बच जाता है। अक्सर लोग जो दवाइयाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हजरात हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो दवाइयाँ ज़्यादा ले रहा है, दवाइयाँ भी मैदे को थोड़ा ख़राब करना शुरू कर देती हैं। वो इंसान जिसको लगता है कि बेशक स्टडी भी आप कर रहे हो, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस मैदे को, आपको पता है स्ट्रेस से, सिर्फ खाली स्ट्रेस लेने से स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, सिर्फ स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस एक एलिमेंट एक निकाल दे लाइफ से। पर अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, आपका फिर भी आपको स्ट्रेस रहता है, तो ऐसी चीज़ ज़रूर है जो मैदे की हेल्थ को इम्प्रूव करे, ठीक है। चलें, ज़्यादा मेडिकल डिटेल मेरा ख्याल है मैंने नहीं दी, और मैंने बहुत इसको न्यूट्रल रखने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। आप लोग के जो भी सवाल हैं अब आप लोग कर सकते हैं वन बाय वन। डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो कहते हैं अंडे में सर्दी निकाल के खाएं। अच्छा, डिपेंड करता है। अमेरिकन जो है हार्ट एसोसिएशन, वो ये कहती है, अच्छा इसकी ये बड़ी लंबी सी डिस्कशन है, इससे पता है क्या होता है। देखिए, जो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है ना, मोस्टली वो बंदा ओवरवेट होता है, ठीक है। जो ओवरवेट है ना, उसको जब आपको डॉक्टर किसी बात से मना करता है ना, अब बेचारे उसके पास भी टाइम नहीं होता। मैं भी बड़ी कोशिश करती हूँ पेशेंट्स को काउंसिल करने की, मेरी आदत है पेशेंट को समझाने की, मैं जो चीज़ निकाली क्यों निकाले, ताकि वो कहीं एक मिसकॉन्सेप्शन ना लेके जाए कि मैंने योग शायद बुरी होती है। योग इज़ नॉट बैड, योग इज़ वेरी हेल्थी। फिर क्या पता आप ओवरवेट हो, क्या पता आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि योग के जैसे आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है ना, ठीक है। योग के अंदर क्या पता आपका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बहुत हाई है। तो इवन जो हार्ट एसोसिएशन है अमेरिका की, वो भी ये कहती है कि 3 लिमिट, फिर लिमिट टू 3 कर दें। फिर जो क्वांटिटी होती है ना, बंदे की अपनी बॉडी और मसले के हिसाब से होती है। योग इज़ नॉट बैड। अगर आपका थोड़ा बहुत मसला है तो योग निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं कि मैं वॉक करूँगा, अगर आप कह रहे हैं डॉक्टर को कि मैंने वॉक भी नहीं करनी, मैं सर्दियाँ भी खानी है, तो बेचारा गरीब क्या करे, क्या निकाल दें फिर आप, ठीक है, उसकी बेचारी की मजबूरी होती है। हाँ जी, फ्रूट और सब्जियां मोस्टली सीजनल जैसे होती हैं, तो कितनी
मिकदार में खानी चाहिए और किसमें कितनी मिकदार में? हाँ जी, मिकदार वाली बात पता है, मैंने टाइम टेबल क्यों बनवाया था बना के आप लोगों को पहले दिखाया, इस पर तो मैं टाइम लगाया। फ्रूट जो होता है ना, मेंटेनेंस करनी हो या आपने कम करना है, फ्रूट एक होता है। फ्रूट अगर आप बिल्कुल हेल्दी वेट में ना, तो आप जूसेस फ्रूट के बना के फ्रेश पी सकते हैं। क्योंकि जब आप फ्रूट खाओ, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रूट खाते हो तो आप एक एप्पल ले लोगे ना, ठीक है, एक एप्पल अच्छा पेट भर देता है एक टाइम पे, किसी एक टाइम पे ले लें, ठीक है। पर जब आप जूस बनाएंगे ना, ये तकरीबन 2 और इस्तेमाल होंगे। ऑरेंज का जूस सर्दियों में बहुत पिया जाता है, सारे कहते हैं विटामिन सी तो ये तो वो, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा है, और कोविड में लोगों ने बड़े जूस पिए हैं, ठीक है। पर फिर कहते हैं कोविड, फिर लोगों ने ये बहुत, मुझे ऐसे पेशेंट है कोविड में मोटापा हुआ है, कोविड में मोटापा हुआ है, मैं हमेशा ठीक थी, कोविड में मोटापा हुआ है। कोविड के जो डाइट की गाइडलाइंस आई थी ना, उनको हमने जज्बात में बह के बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। अब फ्रूट है, विटामिन सी तो आपको एक बेचारे नींबू से भी मिल रहा है, जो इतना सा होता है, पर आप पीते हो जूस 3 ऑरेंज का जूस, तो 3 ऑरेंज से कम एक कप बनता ही नहीं है। आपके ऊपर शुगर का, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स में फ्रूट भी आते हैं, ठीक है, ये पता है ना इस बात का, कार्बोहाइड्रेट में फ्रूट भी आते हैं। तो आपने अगर नाश्ते में फॉर एग्जांपल जूस पी लिया या फ्रूट खा लिया, तो आपने 2 कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर लिए, यहाँ से वेट के मसले होते हैं। खाना जो फ्रूट है वो खाएं दिन में किसी एक टाइम, मगरिब से पहले पहले, उस टाइम पे खाएं जिस टाइम पे आपको लगता है आपकी एनर्जी एकदम बॉडी में लो हो जाती है, मे बी आप ब्रेन वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, मे बी आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। फ्रूट उस टाइम पे लेने का बहुत अच्छा एक टाइम होता है, और एक खाएं। मेंटेनेंस करनी है, लूज करना है, फ्रूट एक खाएं, अनलेस आप बहुत हेल्दी वेट में, तो आप 2 खा सकते हैं। मैंगो तो नहीं खाया जाएगा। मैंगो पे तो कंट्रोल करना पड़ता है, फिर शुगर जब होते हैं ना तो फिर बिल्कुल ही बंद होते हैं मैंगो। छोटा खाएं। मैंगो के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपने मेंटेनेंस करना है, लूज वाला अगर तो आप नॉर्मल हेल्दी वेट में, तो आप रोजाना मैंगो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंगो अब इतने भी, अनवरटोल इतना भी है, तो फिर इतने भी हैं, तो फिर हमने उनका जूस ही पीना होता है, हमने मिल्क शेक ही बनाना होता है, फिर हमने खाना भी होता है, खाने का जायका और होता है, फिर जूस का जायका और मिल्क शेक और होता है। नॉर्मल वेट्स डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पर? नॉर्मल वेट मीनिंग बॉडी एक, हाँ जी, ये एक अच्छा सवाल है। पहले मैं मैंगो वाला खत्म कर लूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताती हूँ। मैंगो का फिर ये है कि अगर आप मेंटेनेंस करें, लूज करें, तो एवरी 3rd डे खा लें, ठीक है। बाकी 2 दिन किसी और फ्रूट बेचारे को भी दें, और ये बहुत अच्छे फल हैं। फलों में भी रंगों का ध्यान रखा करें। आज मैंने लाल फल खाया है, तो आज मैंने सफ़ेद एप्पल खा लिया है, मैंने पीच खा लिया, अब मैंगो की बारी है। हर न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर, देखिए डिस्कशन इस सारी हेल्थ सीरीज़ का मकसद ये, यूज़ एवरीथिंग इन मॉडरेशन, ठीक है। नॉर्मल वेट का ये होता है कि गूगल पे जाके ये सर्च करना बंद कर दें, आई एम 5'2", व्हाट इज़ माई आइडियल वेट एंड आई एम अ गर्ल, तो ये वही लोग के सर्च करते हैं, ठीक है। वेट आपकी एज के हिसाब से होता है। अगर तो मेरे पास एक 30 बिलो बंदा आएगा ना, अब उसमें भी कंडीशंस होते हैं, क्या वो उस खातून ने जो है वो मदर है, वो मदर नहीं है, उसने कोई बच्चा पैदा किया नहीं किया। अगर तो एक बिल्कुल एक रॉ बॉडी है ना, जिसने कभी कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, उनको तो मैं लाने की कोशिश करती हूँ कि वो आज अपने आइडियल वेट पे, फीमेल्स जैसे 50s पे आ जाए, मर्द ज़रा 75-60 तक रहें, क्योंकि एवरेज हाइट हमारी को बहुत ज़्यादा नहीं है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में, ठीक है। कभी भी आइडियल वेट को गोल ना इतना बनाएं, फोकस करें ऑन रिड्यूसिंग द टमी फैट, क्योंकि ये जो आइडियल वेट होते हैं जो गूगल पे आपको मिलेंगे भी, उसमें अब जाहिर बात 80 साल का बंदा है, 70 साल के बंदे को शुगर हो गई है, तो उसको पहले रिकमेंडेशन होती है वेट कम करें ना, अपना थोड़ा सा वेट भी कम करें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें। वो तो नहीं चाह सकता बेचारा 60 तक, उसने एक ज़िंदगी गुजारी इस वेट के साथ। बॉडी आपको खुद बता, वेट रिड्यूस जब आप कर रहे होते हैं ना, बॉडी आपको खुद बताती है कि भाई यहाँ बस है, अब बस इससे ऊपर नहीं मैं करूँगी, ठीक है। उसके बाद आपको तबीयत ख़राब होती है, दिस इज़ द वेयर डाइटिशियन का रोल आता है कि बताते नहीं अब ज़्यादा हो गया, उसको खुद ही पता चल जाता है। बीमारी पेट से आती है, पेट रिमूव करने पे फोकस करें, ठीक है, अपनी वेस्ट कम करें आप, ठीक है। और फ्रूट जो है हम किस लिए खा रहे हैं, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स, हिदायत क्या है हमारे बॉडी के लिए, क्या चीज़ के लिए वो जरूरी है? मल्टीपल जितने भी मल्टीविटामिन्स है ना, आपको देखें 2 कैटेगरीज होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं हम उसको मेडिकल टर्म में, एक होते हैं माइक्रो। मैक्रो होते हैं प्रोटीन का फैट, बड़े वाले न्यूट्रिएंट्स हमारे मोटे मोटे। हम कभी भी ध्यान रखते हैं माइक्रो कौन, माइक्रो तो इतने ज़्यादा हैं कि वो जब हम पढ़ रहे थे ना तो हमें भी भूल जाते थे, और इतने रट्टे लगा लगा के हम पास में, खुदा की कसम माइक्रो न्यूट्रिएंट इतने ज़्यादा होते हैं। तो ये जो जितने भी आपके सैलेड्स, कच्ची सब्जियां और कच्चे फल हैं, ये मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट का सोर्स है। इसमें कार्बोहाइड्रेट एक मेजर होता है, फ्रूट्स में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगी, कार्बोहाइड्रेट बहुत मेजर मिलता है आपको, विद अदर बहुत मल्टीपल, हर फ्रूट का एक अपना मल्टीपल है। मेजरली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इन नेचर, या कि जिसम से जितने भी फाजिल मादे जो हमारी रूटीन में आ रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको निकालने का काम देते हैं। बेशबहा इनके इफेक्ट्स हैं, हेल्थ इफेक्ट्स हैं, तो इनको लाजमी लेना चाहिए। और एक, ठीक है, अक्सर लोग मैम शिकायत करते हैं गैस की प्रॉब्लम रहती है। गैस की प्रॉब्लम मैदे का मसला है ना। तो पहली बात ये कि गैस क्या कुछ, ये भी एक लंबी एक हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पेशेंट की, क्या खाना, कौन सा खाना खा के आती है, दिन में किस टाइम होती है, आपकी एज क्या है, आपको क्या मैदे का प्रीवियसली मसला हुआ, क्या आप स्ट्रेस तो नहीं लेते किसी बात का,
कोई ज़्यादा एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, एक होता है कभी कभार एग्जाम का आ गया, एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस चलता ही आ रहा है, पता नहीं कितना पुराना, जितनी उम्र है उतना स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या दवाइयाँ तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये चीज़ें जो होती हैं गैस पैदा करने का एक सबब बन जाती हैं। उसके बाद जो 3-4 रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगी ना वो ये है कि पुदीने का कावा वगैरह खाने के बाद पी लिया करें, ग्रीन टी वगैरह पी लिया करें, ऐसी चीज़ें पिएँ जो आपकी डाइजेशन को तेज़ करें। खाने के बाद थोड़ी वॉक शॉक करें, डाइजेशन जितनी अच्छी होगी ना उतना अच्छा आपका मैदा काम करेगा। गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये चीज़ें प्रॉब्लम कर। अच्छा हाँ, एक से बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, कॉन्स्टिपेशन में निकल गया मेरे माइंड से। अगर आपको किसी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कभी होता है किसी को, और उन लोगों को ज़्यादातर होता है जिन लोगों की दवाइयाँ बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। पानी इंप्रूव करें, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करें, तुखमलंगा ज़रूर 1 चम्मच दिन में किसी टाइम पे पिएँ। और अगर ये सब चीज़ें पूरी हैं ना, उसके बाद सना मक्की का कावा, ये लैक्सेटिव है। कभी कभार आपके स्टूल का बल्क बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है पर वो जो पुश चाहिए होती है वो नहीं मिल रही होती, सना मक्की का कावा पुश देता है। अब इसमें भी नहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना, दिन में 2 दफ़ा, पहले 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, 1 दफ़ा इस्तेमाल करके देखें क्या इफेक्ट आता है, उसके बाद फिर दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। कौन सा कौन क्या कौन हाँ, स्क्रिप्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने कोई गलती से भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी जो बंदा इस्तेमाल कर ले और उसका काम ख़राब हो जाए। डाइटिशियन जब वीडियो बनाते हैं नॉर्मली, जब भी आपने शायद किसी डाइटिशियन की वीडियो में सुना हो या किसी ने आपको कह दिया है, हम हमेशा माइंड में रखते हैं हमारी आधी पॉपुलेशन ओबीस और ओवरवेट है, ठीक है। ओबेसिटी में दूध रात को नहीं लेना, दूध बहुत अच्छी चीज़ है, इज़ अ कंप्लीट डाइट, ये किसी एक टाइम का फूड है, इसको स्नैक टाइम पे एडजस्ट करें, इसको मील ना बनाएं, मेजर मील ना बनाएं, लंच ब्रेकफास्ट डिनर ना बनाएं, मगरिब से पहले पहले लें, क्योंकि जब आपने लेना है ना इसमें बहुत पूरा प्रोटीन, पूरा कार्ब, पूरा फैट है, इसको तब लें जब आप इसको बर्न कर सकते हैं। एक्नी से मैं नहीं कहूँगी इससे एक्नी हो जाती है, इसमें सैचुरेटेड, असल में ना एक्नी को एसोसिएट करते हैं सैचुरेटेड फैट के इनटेक से, इसमें सैचुरेटेड फैट होते हैं थोड़े से, पर इवन सैचुरेटेड फैट भी एक हेल्दी डाइट में 7% हो सकते हैं, विच इज़ फाइन, इसमें 1 गिलास दूध आ सकता है बड़े आराम से। बाकी डाइट भी तो देखिए ना, क्या पता बाकी डाइट में आप कुछ वैसा इस्तेमाल करें कि आपको उसने मना कर दिया और आपके माइंड में आएगा शायद मे बी दूध इज़ बैड। दूध इज़ नॉट इंटायरली बैड। हाँ, मैं खुले दूध के थोड़े से खिलाफ हूँ, इस पर आजकल मैं सर्च कर रही हूँ, इसकी भी मैंने सोचा था मैं एक बड़ी अच्छी सी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगी, पर मैं ऐसे इसको थोड़े से 2-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं सर्च कर रही हूँ, इसको तो भी रहती है, बट दूध खुला इज़ बैड। ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज ना प्रेफरेंस किसी चीज़ की नहीं है, इनके न्यूट्रिएंट मुख्तलिफ हैं, आपके आम दूध के न्यूट्रिएंट मुख्तलिफ हैं, ठीक है। दे आर लो इन क्या बट गुड इन फैट। कोकोनट आलमंड मिल्क, आलमंड में क्या है बेसिकली वो फैट्स में आता है ना, तो इट्स गुड इन फैट, लो इन कार्ब्स, बराबर फैट। अच्छा, अक्सर लोग ना कार्ब्स दूध से कार्ब निकालें, ये मजे की बात है। मुझे सवाल आज भी आया था, किसी पेशेंट ने किया था कि अगर मैंने चाय बनानी है तो मैं सोया मिल्क डाल दूँ, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स निकाल के तो फैट ऐड कर रही हैं, कहती हैं दूध पत्ती पीनी है, तो मैंने कहा तो उन्होंने वही सर्च की होगी गूगल पे, तो पता चला होगा कि फलाना लो कार्ब है, ठीक है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कौन सा दूध अच्छा है, आप कहेंगे विच दूध हैज़ लो कार्ब्स, ठीक है, आपको ये कोकोनट ये वो निकल आएंगे। जो आपको ये चीज़ नहीं बता रहे वो ये बता रहे हैं कार्ब तो लो हो गए भाई, फैट ऊपर कर दिया आपने, ठीक है। दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा जी, जोड़ों का मसला जो होता है ना, अगर तो फैमिली हिस्ट्री है ना तो अपना विटामिन डी कैल्शियम चेक कराते रहें। मैंने अभी तक यकीन करें जितनी भी फीमेल्स का अपने अब तक के करियर में विटामिन डी कराया ना, मैंने तो हार्डली किसी का ठीक देखा है। 6 होता है, 12 होता है, 6 आपको पता है कि 35 से अबव होना चाहिए, मिनिमम भी कट ऑफ वैल्यू सी 35 है, उसके बाद ये 6 होता है। 6 पे सोचे क्या होगा जिस्म, बस कच्चे किसी तिनके के ढांचे पे ही चल रहा है। हमारे बड़े पुराने विटामिन डी वगैरह कम होते हैं और हमने तवज्जो नहीं दी होती। लड़के लड़कियां जैसे फॉर एग्जांपल लड़कों का ये प्रॉब्लम आ जाता है कि आप लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं इन्वॉल्व, विटामिन डी अगर कम है तो समझ आपने बॉडी खर्च कर ली। अब ये पेंसिल है ना, ठीक है, इसमें एक लिमिटेड इंक है, अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है इसकी हड्डियों के मसलों की और आपका विटामिन डी भी पुरानी है, तो आप यही बात समझे कि आप पेंसिल तेज़ यूज़ करके घिसा दिया आपने फ़ौरन से, हड्डी घिस गई है आपकी, ठीक है। विटामिन डी और कैल्शियम बहुत लोगों कम होते हैं, इनको चेक करवाएं। फिर फीमेल्स में बहुत बड़ा मसला है यहाँ, असल में फिर वही बात, डॉक्टर्स कहीं कहीं मजबूर होते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, टाइम की लिमिटेशन और कभी कभार फाइनेंशियल्स के। अब विटामिन डी का टेस्ट बड़ा महंगा होता है। प्रेगनेंसी में जब प्रीनेटल के लिए आती है ना आपके पास खातून बच्ची जब आती है, तो उसको लाजमी आपको विटामिन डी के लिए कहना चाहिए, पर ऑलरेडी 5 टेस्ट कहे होते हैं, डॉक्टर 6वां टेस्ट भी करे तो हम कहते हैं वो डॉक्टर बुरा है, वो देखो गए सी इन्हें सारे टेस्ट लिख देते थे, 20-25 हज़ार का बिल बन गया, डॉक्टर ही ख़राब है, और उसके बरक्स एक और डॉक्टर है वो बड़ा अच्छे से टेस्ट नहीं बताए। टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचें कि डॉक्टर एक इंसान है, उसको आपको देख के कैसे पता चलेगा क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है।
वरना अच्छी खासी लंबी फैमिली हिस्ट्री तो पता नहीं क्या क्या लेना पड़ता है, तो समझ आती है हाँ यहाँ मसला हो सकता है। इसीलिए विटामिन डी वगैरह लाजमी चेक करा करें, ये फूड से नहीं मिलता। आप जितना मर्जी गूगल सर्च करें, ये फूड से नहीं मिलता। बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ जो है इसकी प्रेजेंट है इन एग योक, बाकी आपको जो है सनलाइट से लेना पड़ता है। सनलाइट से कौन लेता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ये दोनों चीज़ें चेक कराएं, इनके सप्लीमेंट वगैरह लेते रहें और इंशाल्लाह मसला बेहतर हो जाएगा। और फैमिली हिस्ट्री जो होती है उसको ज़रूर मद्देनजर रखा करें, बिकॉज वही आपको चीज़ होगी। और आपको आज से ध्यान रखना है अपनी हड्डियों का, उनको एक्सेसिव यूज़ नहीं करना, ठीक है। पॉस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉस्चर बड़ा ध्यान रखना है। जैसे आपने विटामिन डी बताया हाँ। हड्डियों के लिए, तो ब्रेन वर्क के लिए कौन सा टेस्ट है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको नहीं, ब्रेन वर्क के लिए मैं ये कहूँगी कि एक तो ये होती है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, जब छोटू सा बेबी होता है, तब से आपको उसको न्यूट्रिएंट्स ऐसे देने चाहिए, फैट्स, हेल्दी फैट्स दे जो आपके ब्रेन के लिए हेल्पफुल हो। विटामिन डी भी इट्सेल्फ न्यूरोलॉजिकल, अगर आपका कम है ना विटामिन डी, तो न्यूरोलॉजिकल इशूज़, थोड़े थोड़े डिप्रेशन का एक एलिमेंट। विटामिन डी को सर्च कीजिएगा कि इसके साइड इफेक्ट कैसे कम होने के। हड्डियों के अलावा उसमें लिखा होता है डिप्रेशन भी आता है ऐसे लोगों में। ब्रेन के लिए इतना ऐसा कोई खास टेस्ट होता नहीं है कि वो बताएगा आपकी मेमोरी कितनी है या आपका ब्रेन कितना हेल्थ उसकी कितना क्या स्टेटस है, ठीक है। इसलिए इसके लिए बस व्हाट यू कैन डू इज़ बैलेंस योर रूटीन। और ब्रेन इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होता, पूरी बॉडी पे चल रही होती है ना, अनलेस बिल्कुल ही कोई सत्यानाश हुआ और स्ट्रेस लेंगे, दिमाग खर्च कर लेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम है, वरना ब्रेन नहीं होता। ब्रेन सबसे आखिर में वो हिम्मत हारता है, बाकी ऑर्गन हैं जो बेचारे पहले घिस जाते हैं, ठीक है। ओके, आई नीड टू नाउ गो, ठीक है, बहुत देर हो गई, 1.25 घंटे का सेशन होगा। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। और अगर आज आप इस सेशन से मुझे पता है बहुत मेडिकल नॉलेज और बहुत बातें हो गई, ज़रूरी नहीं आप सारी फॉलो करें, कोई एक आध बात भी अगर आपने आज ले ली, कोई एक आध अपनी कोई फैमिली मेम्बर, कोई बहन भाई बेटे पे कर दी, या कुछ जाके कोई अच्छा फेसबुक स्टेटस लगा दे कि मैंने पढ़ा है जी ये चीज़ लेनी चाहिए, ये एक सदका जारिया है। नॉलेज को स्प्रेड करें, और क्योंकि नॉलेज स्प्रेड करना एक सदका जारिया के अलावा आप पता नहीं किसकी ज़िंदगी के साथ एक हेल्पफुल एक एलिमेंट बन रहा है, इसका प्लीज़ ध्यान रखें। थैंक यू जी।